नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र, मीडिया और बंदिशें। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता और वस्तुगतता को लेकर पहले से कम सवाल नहीं रहे हैं, पर हम आज जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ मीडिया का नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी और नागरिक जीवन का भी सवाल है। हमारे समाज में किसी को कोई बात अच्छी नहीं लग रही या उस बात का स्वर कुछ कड़ा है तो मानहानि से बहुत आगे बढ़कर उस पर देशद्रोह का आरोप भी मढ़ दिया जा रहा है। मानहानि के नाम पर लेखकों, पत्रकारों को डराने का सिलसिला आज भी जारी है। इधर विचार या अभिव्यक्ति के सभी रूपों के सामने आईपीसी की धारा 124A का एक डरावना चेहरा पेश हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की लोकतांत्रिक संस्कृति पर दबाव बनाने या उसे भयभीत करने का यह एक नया औजार बनकर उभरा है। यह एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसकी स्थिति अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में पहले से ही बहुत खराब है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एडवोकेसी ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत को दुनिया के 180 देशों में 133वें स्थान पर रखा है। यानी प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया के कम से कम 132 देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले अपने मुल्क से बेहतर हालत में हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मुकदमे में कहा कि सरकार या हुक्मरानों की नीति या उनके कदमों की कड़े शब्दों में की गई निंदा या आलोचना, चाहे वो लिखित तौर पर की गई हो या बोलकर के लिए, किसी को देशद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A के लपेटे में नहीं लाया जा सकता। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि जब तक कोई अपने बयान या लिखे शब्दों से हिंसा या समाज में अशांति नहीं फैलाता, उसके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं हो सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि औपनिवेशिक दौर का ये प्रावधान समाज के खिलाफ एक डरावना हथियार बना हुआ है। इसकी जद में आने पर किसी निर्दोष नागरिक को भी लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, तब तक जब तक उसको कोई बढ़िया और महंगा वकील नहीं मिलता या वो स्वयं कोर्ट में अपनी बेगुनाही को साबित करने में कामयाब नहीं होता। आम नागरिकों के साथ कई पत्रकार, लेखक भी बीते सालों में इस कुचक्र के शिकार हुए। हमारा आज का विषय यही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया के लिए 124A के क्या मायने हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं मनीष छिब्बर, इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ। हमारे साथ हैं देश के जाने माने अधिवक्ता और मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ ND पंचौली साहब, और साथ में KG सुरेश हैं, वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल। हमारे साथ विराज स्वैन हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री की कंसल्टिंग एडिटर। आप चारों का इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं मनीष आपसे। आज की बात ये केवल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की बात है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही ये सिलसिला रहा है जो 124A का हम मामला बता रहे हैं, और कुछ एक सालों के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा। इधर देख रहे हैं कि लोगों में भी, ये नहीं कि केवल स्टेट एजेंसीज़, लोगों में भी एक इंटॉलरेंस या असहमति को टॉलरेट न करना, उसको लेकर आप किसी नाराज़ हैं किसी बात से, फ़ौरन थाने में जाकर आप फाइल कर देते हैं, देशद्रोह का मामला बन जाता है। इसमें लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोग इस कुचक्र में शामिल हुए हैं। कैसे देखते हैं खासकर मीडिया की आज़ादी के कंटेक्स्ट में इस एक नए थ्रेट को? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मीडिया को और जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आम नागरिक के राइट्स हैं, उसको दबाने का काम करती रही हैं। इसमें ये कहना कि अब की सरकार कर रही है, पहले की सरकारें नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सब करते हैं। सिर्फ जो आज चिंता का विषय ये है कि जो सरकार को जिन लोगों ने वोट किया है, उसमें एक तबका है जो कुछ अपने को, जिसको इंग्लिश में फ्रेज़ है, वो कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग। सो वो सरकार की ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सरकार को अगर आप उसका विरोध करते हैं तो वो देश का विरोध नहीं है। आप सरकार को देश से ना जोड़कर देखें तो ये सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसेस में क्लियर डायरेक्शन दी है और क्लियरली कहा है कि क्या सेडिशन है और क्या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, आप ही के अखबार में मैं सोली सराबजी साहब का एक लेख पढ़ रहा था जो कल के अखबार में है। उन्होंने सारे उस पूरे एस्पेक्ट को उन्होंने रखा है अपने लेख में।
नहीं, और देखिए फली सोली इन लोगों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है आप देश को गालियां भी देते हैं तब भी वो, आप देश के टुकड़े करने की बात करते हैं तब भी वो सेडिशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये लोग नहीं कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो नेशनलिज्म की डिबेट इस समय देश पे हावी हो रही है, उसमें लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और कोर्ट्स में जाके, अब जैसे रम्या के केस में इन्होंने किया है, वो मुझे लगता है कि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ है, उसके पैरामीटर्स पे वो नहीं बैठता। लेकिन अब देखिए इस देश में केस लड़ना आसान काम नहीं है, जब तक आप उस केस से निकलेंगे। लेकिन वहाँ एक ऐसी पार्टी स्टेट में है जो केंद्र में नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस है वहाँ जी। लेकिन अब उसमें आप देखिए ना, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ही एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था, उसने ये आदेश दिया था कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं एक एफआईआर कराने के लिए, सो एफआईआर उसको जो ड्यूटी ऑफिसर है उसको लेना ही लेना है, एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो ड्यूटी ऑफिसर है, केस रजिस्टर करने से पहले ड्यू डिलीजेंस करेगा। दूसरी तरफ कह रहा है हर केस आपने रजिस्टर करना। तो ये कहीं मेरे को लगता है डिफरेंसेस है जो कि, और इस पर एक सफाई आनी चाहिए। एनीवे, मैं सुरेश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसा हम सब जानते हैं और लगभग हम लोगों के बीच सहमति भी है कि भाई मीडिया हमारे देश में वैसे भी बहुत सारे दबावों का शिकार रहा है, और हम देखते हैं कि जो इंडेक्स है फ्रीडम का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उसमें हम बहुत नीचे हैं दुनिया के अनेक देशों से। और ऐसे में अगर कोई 124A हो, मानहानि का मसला हो, इन तमाम इश्यूज़ को, इन तमाम मसलों को अगर इनका भारी दुरुपयोग समाज के विभिन्न स्तरों पर होता है, मैं एजेंसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट की केवल, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल कह रहा हूँ, कोई अचानक नाराज़ होता है आपके किसी लेख से और 10 मुकदमे ठोक देता है अलग अलग 10 शहरों में, तो एक पत्रकार, एक लेखक, एक संपादक, एक कवि क्या करे रचना के स्तर पर, लेखन के स्तर पर? इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता नहीं है कि इसे हल करने के लिए एक बड़ी समझदारी की ज़रूरत है हर स्तर पर, चाहे वो सरकार हो, जर्नलिज्म हो, कॉर्पोरेट हाउसेज हों, या डिफरेंट सोशल इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हों? उर्मिला जी, इसमें दो पहलू हैं जी। एक तो मैं ये पश्चिमी मानकों को मैं नहीं मानता कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहती है कि 123 है, क्योंकि मैं खुद जो है 30 साल से पत्रकारिता में हूँ, मुझे ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में पत्रकारिता के सामने बहुत चुनौतियां हैं, खासकर छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, अंचलों में है। लेकिन भारत की मीडिया काफ़ी हद तक आज़ाद भी है, चुनौतियां ज़रूर है और चुनौतियां का हमें सामना भी करना है। और आज़ादी हमें न सिर्फ पूरे समाज के और देश की आज़ादी को भी, मीडिया को ही बरकरार रखना है, तो हम अपनी आज़ादी के लिए तो लड़ेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं पश्चिमी मानकों से नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने जो कहा, देखिए, ये इस मानसिकता को, ये क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अमेरिकी संविधान की तरह हमारा कोई विशेष अधिकार नहीं है, जैसे नागरिक का अधिकार है, जो नागरिक को अधिकार है, वही है। तो अब एक नागरिक अगर किसी चीज को देशद्रोह समझता है, और जैसे मनीष जी ने कहा उसने जाके एफआईआर किया, तो उसको कैसे रोका जाए, ये भी एक सवाल आता है। क्योंकि जिस तरीके से एक नागरिक का अधिकार है कि वो बुरा माने, बुरा नहीं माने, उसी तरीके से दूसरे का भी अधिकार है। एक समझता है कि नहीं ये देशद्रोह नहीं है, तो दूसरा अगर समझता है देशद्रोह है। अब इस देश में दुरुपयोग किस कानून का नहीं हुआ? क्या दहेज कानून का नहीं हुआ है? लेकिन हम वही कह रहे हैं सुरेश, इस देश में आरटीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ है क्या? तो मैं मानता हूं कि इसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज में हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम जागरूकता पैदा करें इसके बारे में। ये बहुत जरूरी है कि हमारा इसमें बड़ा अहम भूमिका है, क्योंकि ये आज देखिए, किसी, अभी अगर हम रम्या का ही केस देख लें, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से या किसी सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, ये पहल किसी नागरिक ने किया है। तो हम क्या, कल को ये सवाल आएगा कि नागरिक के अधिकार पर क्या हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? और केस दर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो है मामला जो है वो फैसला हो गया है। फैसला तो कोर्ट ने, जैसे आपने कहा, केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के केस में बहुत स्पष्टतः जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक डिसऑर्डर दैट थ्रू इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, इसके माध्यम से होगा तभी उसे सेडिशन माना जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी कानून व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी ये देखना उनका दायित्व है कि वो तभी ये मामला बनता है जब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने रखा है उसमें अगर फिट होता है तो। लेकिन मेरा बिल्कुल अब चूंकि समय कम है, लेकिन हम संक्षेप में हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस सिनेरियो का ये जो परिदृश्य हमारा है, जहां असहमति अगर किसी की है तो वो फौरन देशद्रोह तक चली जाती है, इसका मीडिया पर जो असर है, चूंकि आप एक संस्थान के चीफ हैं जहां से पत्रकार आते हैं, आप कैसे देखते हैं इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे मीडिया पर? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हम एक मीडिया कर्मी के नाते और शैक्षणिक संस्थाओं में इस असहिष्णुता को कम करने की जरूरत है और ये समझाने की जरूरत है कि एक लोकतंत्र में हर तरह के मत होते हैं और उसको स्वीकार करना हमें सीखना पड़ेगा। पंचोली साहब, जो केजी सुरेश अभी कह रहे, ये जो सिनेरियो है, क्या इसको जो न्यायपालिका है, स्टेट है, जो भी आप विधि विशेषज्ञ हैं, क्या अपने देश में ये बढ़ती हुई जो असहिष्णुता है, जो सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि है बढ़ रही है, तो असहमति अगर विचारों की है तो भी आप शत्रुता के स्तर पर ले रहे हो, इसको कैसे एड्रेस करेंगे सो दैट कि हम विचारों के स्तर पर ज़्यादा फ्री हों? ये कहना ठीक नहीं है कि हर केस में हर विषय पे हर व्यक्ति को मुकदमा करने की आज़ादी है, उसके मापदंड दिए हुए हैं। जहाँ तक ये सेडिशन का सवाल है, कम्युनल डिसहार्मनी का सवाल है, वो स्टेट का एक प्रीरोगेटिव है। स्टेट जब उसको सैंक्शन नहीं कर देता, हर एक को याद बेशक हाँ कंप्लेंट करना हर एक का अधिकार हो सकता है, लेकिन उस कंप्लेंट को जब पुलिस के पास आती है या सरकार के पास आती है तो उसका सरकार को ये देखना कर्तव्य है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है, क्या उसके अनुसार है। अभी ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक एफआईआर, वो फ़ौरन उसको किसी ने भी कंप्लेंट की, एफआईआर उसको पुलिस थाने में रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा मुकदमा वो जजमेंट है, क्योंकि पुलिस एफआईआर करती नहीं, लोग जाते हैं और वो तो एक लोगों के हक के लिए ये डिसीज़न है। लेकिन उसमें अगर कोई एफआईआर करने जाता है तो फिर पुलिस को ये देखना है, रजिस्टर तो करेगी पुलिस, लेकिन कि क्या वो सेडिशन में आता है, उस पर कौन सा आरोप लगता है, सेक्शन 151 लगेगा, उस आरोप को तय करना वो कंप्लेनेंट का अधिकार नहीं है कि मैं कहता हूँ ये सेडिशन है तो ये इसलिए सेडिशन ना, वो पुलिस उसका कंप्लेंट देखेगी और उसमें देखेगी कि वाकई में तो वो उस पैरामीटर में है या नहीं। तो क्या ये माना जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मामले में जो अपना ऑब्जर्वेशन या जजमेंट सुनाया, उसको लेकर और जो स्थानीय स्तर पर अदालतें हैं या जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनके बीच में एक घोर कम्युनिकेशन गैप है, या विचार के स्तर पर बिल्कुल एकरूपता नहीं है कि कोई अरुंधति राय का लेख कहीं कोई पढ़ता है और अचानक चला जाता है और सेडिशन कर देता है, कोई एक दूसरा पत्रकार उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में कोई मामला बन जाता है। तो इसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी एजुकेशन की कमी है, और जहाँ पर जजेस का सवाल है, क्योंकि जजेस के सामने उनकी एक बंदिश है, अगर कोई कंप्लेंट आएगी वो उसको सुनना पड़ेगा और उस पर हमने ये देखना है कि वो उसको किस प्रकार से उसको डिसाइड करते हैं। विराज, आपने तीनों मेहमानों की बात सुनी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप इस पूरे पहलू को मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखती हैं? मीडिया की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रश्न है वो इससे कितना बाधित होता है? उससे पहले मुझे लगता है ये सेडिशन, ये लॉ और इसको जितना लूजली अप्लाई किया जा रहा है, इसके चलते हम अपने आप को 1.2 बिलियन विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो बोलते हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी एग शेल, अंग्रेजी में बोलते हैं एग शेल डेमोक्रेसी, जैसे अंडे का कवर होता है बहुत ही सेंसिटिव, उतना ही सेंसिटिव और उतना ही वीक होता जा रहा है। और मीडिया का इसके ऊपर जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि सेल्फ सेंसरशिप आ रहा है, हार्ड हिटिंग स्टोरीज नहीं हो रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस टिक नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोसेस इज द पनिशमेंट, क्योंकि ये कॉग्निजेबल है, प्रोसेस जो आपने एक बड़ा सवाल उठाया है प्रोसेस का, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, उसी में हम पिस जाते हैं। जी, हमने कई केसेस में देखा कि कई लोग जो बाद में बिल्कुल बेगुनाह निर्दोष साबित हुए, वो महीनों, सप्ताह, कई दिन जेल में रहे, जेल, क्योंकि इसमें जेल का प्रावधान है तत्काल। बिल्कुल कॉग्निजेबल है,
कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि वारंट की जरूरत नहीं जी, है, जी। नॉन बेलेबल है, और Non-bailable सबसे है। बड़ा है नॉन कंपाउंडेबल है। मतलब कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के बीच में कोई सहमति होके केस को ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता विराज, हम है। अभी एक अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो इस पहलू से जुड़े जितने इश्यूज और आपके दिमाग में हैं, हम सबके दिमाग में हैं, हम जरूर उन पर चर्चा करेंगे। अभी एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतराल के पहले एक बड़ा सवाल उठा कि ठीक है, ये मसले आते हैं, जो लोग जिन पर ये तोहमतें लगती हैं, आरोप लगते हैं, उनमें अधिकांश वो कहीं ठहरते नहीं, सब आरोप जो है बेबुनियाद साबित होते हैं आम तौर पे। लेकिन जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से लोग गुजरते हैं, वो न केवल अलोकतांत्रिक बल्कि अमानवीय है। पंचोली साहब, हम यही समझना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसकी चर्चा वो कर रही हैं, जिस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है लंबे समय तक, कोई जेल में भी रह सकता है कई कई महीने, कोई कई साल रह सकता है। पत्रकार वो तो नहीं थे, लेखक नहीं थे विनायक सेन, लेकिन एक सजग कार्यकर्ता थे, और ऐसे कार्यकर्ता जिसका काम मेडिकल क्षेत्र का था, चिकित्सा क्षेत्र का था। आप कह सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से जागरूक भी थे, उनकी विचारधारा से किसी की असहमति हो सकती थी, लेकिन वो तलवार और बंदूक लेकर कोई काम करते नहीं थे। और ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली साहब ने विनायक सेन के बाद ही केस के बाद कहा कि 124A को वे लॉ कमीशन के समक्ष पुनर्विचार के लिए रखना चाहते हैं, ताकि उस पर रीलुक किया जाए उसको। लेकिन हम देखते हैं कि हम बातें करते हैं, फैसले करते हैं, और होता कुछ नहीं है, और इससे सफ़र करती है पूरी विचार की हमारी प्रक्रिया, पूरी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वो प्रभावित होती है। इस पूरे पहलू को कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा कि एक तो हमारा जो मीडिया है उसका ये रोल हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर कि लोगों के सामने, जनता के सामने विषय के हर पहलू को रखे, हर पहलू के, और उसकी गहराई में जाए। अब ये जो सेडिशन जो है, अगर हम अपना फ्रीडम मूवमेंट देखें तो उसमें उनका नारा, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनका, कि फ्रीडम बी दाउ माई सोल एंड सेडिशन बी माई सॉन्ग, आज़ादी मेरा आत्मा है और संगीत, सेडिशन, राजद्रोह मेरा संगीत है। सारा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल इसी धुरी पर था। और ये कहा गया था कि हम जब आज़ाद होंगे इसको हटा देंगे, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों अभी तक इसको रखा हुआ है। गांधी, तिलक और लाला लाजपत राय, सब पर सेडिशन के केसेस थे। तो जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यू थे और जो आकांक्षाएं थी, उसका एक बिल्कुल उसका दुरुपयोग, मतलब उसके अगेंस्ट है ये इसको चालू रखना। और हम PUCL की तरफ से कई सालों से इसमें कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या मनीष, हम ये अगर कहें या ये समझना आपसे चाहें कि क्या मीडिया, मैं आपके अखबार की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मीडिया, जिस तरह के जागरूकता की समाज में ज़रूरत है, जिस तरह के टॉलरेंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्या उस अभियान में उस तरह के विचार विमर्श में चूक रहा है कि हम जो बात एक बार कहती है कोई सरकार का बहुत प्रमुख व्यक्ति कहता है, और वो बात आगे नहीं बढ़ती कि 124A की प्रासंगिकता पर को रीलुक किया जाए, जैसा अभी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद ही इसको हटना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि मीडिया इस पहलू पर, जो एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस का लेवल समाज की ऊपर होनी चाहिए थी, उसमें स्वयं मीडिया भी एक कल्प्रिट है, अगर कल्प्रिट को बहुत बुरे अर्थ में न ले? देखिए, इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया अब एक, हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं पिछले कई सालों से, ये नहीं कि इस सरकार के आने से, कि जहां हम मीडिया का काम, जो मैं समझता हूं, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूं अभी भी, कि हमारा काम है एक वॉच डॉग का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वॉच डॉग से हट के हम लैप डॉग हो गए हैं कि पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। हैंड आउट जर्नलिज्म हो रहा है, जो सरकार कहती है उसी को हम गॉस्पेल ट्रुथ मानते हैं, छाप देते हैं। कोई मीडिया का काम है, सरकार ने अगर कुछ कहा, किसी तथ्य की बात की, किसी स्पीच में किसी ने कुछ ये कहा कि ये मैंने ये कर दिया, मीडिया का काम है कि एक आप वॉच डॉग की तरह उन तथ्यों के भीतर जाएं, आप एक्सपोज करिए कि ये ठीक है, अगर अच्छा किया है तो उसको लिखिए,
बुरा किया है तब भी लिखे, क्योंकि आप जनता तक, आपका काम सिर्फ सरकार का संदेश जनता तक ले जाना नहीं है, उसके लिए आपके पास स्टेट मीडिया ऑलरेडी है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हम सेल्फ सेंसरशिप, मैंने पहले भी ये कहा है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता सरकार दबाव इतना डालती है, हम खुद ही, क्योंकि अब मीडिया बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया है, इंडस्ट्री, मीडिया को लोग अब इंडस्ट्री की तरह देख रहे हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज का जो जर्नलिस्ट है, जो जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग डिसेंट और सेडिशन में फ़र्क करना भूल गए हैं। डिसेंट और सेडिशन में फ़र्क, ये एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं सुरेश आपसे समझना चाहूँगा कि अगर आपकी असहमति है, आप किसी बात का विरोध कर रहे हैं, तो इसको देशद्रोह तक ले जाने की जो मानसिकता है, जिस तरह की बनी है, क्या उसमें सेल्फ सेंसरशिप के अलावा एक और पहलू नहीं इन्वॉल्व है कि हम वाकई झुकने को इतना तैयार रहते हैं कि लेट जाते हैं? मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल जो है आज, उसके शीर्ष नेता देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी एक दौर के बारे में कहा कि जब मीडिया से कहा गया थोड़ा झुको, तो मीडिया रेंगने लगा था। मैं मीडिया जब कहता हूं तो सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बेहद खूबसूरत अपवाद भी हमारे मीडिया में है, और इन अपवादों को सलाम। लेकिन क्या भारत के मीडिया में ये ट्रेंड आपको लगता है बढ़ रहा है कि हम सिर्फ विरोधावली गाने में अपने को ज़्यादा व्यस्त रखते हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदे हैं, हमारे मालिकों को फ़ायदे हैं, और सच बोलने पर ज़्यादा खतरे हैं, और ये खतरे बढ़ रहे हैं लगातार, चाहे सरकारें जिसकी भी हों? क्या ये एक पहलू है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम आपके स्टूडियो में कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं कि बहुत ही सतही मुद्दों को लेकर जो है, जो गहराई, जो गंभीरता की ज़रूरत है मीडिया में, वो अब नहीं रही है। बहुत ही सतही मुद्दों को जो है एक मुद्दा बनाकर, जो मुद्दे भी नहीं हैं, किसी का एक वक्तव्य को उठाकर जो है, जिसको इतना अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, उसको उठाकर आपने पूरा एक सामने ऐसे पेश कर दिया कि देश के सामने और कोई ज्वलंत मुद्दा है ही नहीं, इस तरीके से पेश किया। तो जिसको कहते हैं कि आप ट्रिविलाइजेशन जिसकी बात हो रही है, वो हुआ है, और उसका असर पब्लिक पर हुआ है। क्यों नहीं? जब पब्लिक ये टीवी देखती है, ये चैनल्स देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ। और दूसरा, कहीं ना कहीं खबर में आने की एक होड़ भी है, जिसको कहते हैं, हम अक्सर छपास कहते हैं कि हाँ, हमें जो है छपना है, हमारे बारे में चर्चा हो, हमारे बारे में टीवी में लोग आए, इसके लिए भी एक टेंडेंसी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से सेडिशन की आपने बात कही है, देखिए, ये आईपीसी, पूरा का पूरा आईपीसी जो है, अंग्रेज़ों ने एक गुलाम कौम के लिए बनाई थी, उसको पूरी तरीके से जो है आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है। तो इसमें स्वयं आपके महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे दिग्गज लोग भी। बिल्कुल पॉइंटेड सवाल। हाँ, क्या आपको लगता है कि 124A इर्रेलेवेंट हो जाना चाहिए? देखिए, कोई जरूरत इसकी नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है, इसी जजमेंट में जिसकी हमने चर्चा की थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड किया था। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बड़े चर्चे की जरूरत है। अफसोस इस बात का है उर्मिलेश जी कि हम देश भर में हम LGBT और दुनिया भर के 377 पर साल भर चर्चा करते लेते हैं, लेकिन सेडिशन पर जब कोई घटना होती है तभी हम चर्चा करते हैं, वैसे हम नहीं। पंचोली साहब, आपकी क्या राय है? हमारी बहुत संक्षेप में कि क्या 124A जो अव्यक्त की आजादी पर सवाल उठाने के लिए, बंदिश लगाने के लिए लगातार सक्रिय है, एक छाया, प्रेत छाया उसकी है, क्या उस पर एक पुनर्विचार की जरूरत है? ज़रूरत है। ये कह देना कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है इसलिए वो एक वैलिड लॉ बन गया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि वो वैलिड नहीं, उसको हम चैलेंज करना चाहिए, लेकिन उस पर एक सुप्रीम कोर्ट को, टाडा को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जनता की आवाज़ उठी, उसको हटाना पड़ा, पोटा को हटाना पड़ा, पोटा को अपहोल्ड किया, लेकिन उस पर एक डिबेट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एंटी पीपल लॉ है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। कोई केसेस इस पर डिसाइड नहीं होते, सब छूट, हाँ जानते हैं सब, जब केस इस पर फाइल होता है सेडिशन, वो इसलिए फाइल नहीं होता कि उसने सेडिशन किया है, इसलिए फाइल होता है कि उसकी आवाज़ बंद करनी है, उसको कई 2-4 महीने साल वो बंद रहेगा तो वो बोल नहीं सकेगा, ये मकसद होता है। वो जानते हैं कि ये छूट जाएगा, ये बरी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मकसद कुछ दूसरा होता है, वो उसी लिए कि उसको आवाज़ बंद करना, जैसे वो ना बोल सके। कि जो हायर कोर्ट्स हैं, ऊंची अदालतें हैं, अनेक मसलों पर उन्होंने बहुत बेहतरीन हस्तक्षेप किया है। हमने देखा कि तमिलनाडु के केस में पेरुमल मुरुगन, एक बड़े राइटर, उनको किसी स्टेट एजेंसी ने नहीं, पुलिस ने नहीं, बल्कि वहाँ के जो बहुत सारे जो कास्ट ग्रुप्स थे, उन्होंने उनके लेखन पर पाबंदी लगा दी। एक तरह की पाबंदी करिए,
जो 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 कहा कि नहीं आप नहीं लिख सकते इस तरह की चीज़ें, आपको ये कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपने लेखक की मौत का ऐलान करता हूँ। अभिव्यक्त की आज़ादी पर इतना निरंकुश हमला शायद बहुत कम देखा जाता है, जब लेखक को कहना पड़े कि वो मर चुका है, उसका लेखक खत्म हो चुका है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का कुछ ही दिन पहले एक लाजवाब फैसला आया, हिस्टोरिकल। क्या आपको लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हायर कोर्ट्स 124A के बारे में जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं, क्या इस पर एक बड़ी पहल क्या उनकी तरफ से भी हो सकती है, क्या हम सब की तरफ से हो सकती है? सिविल सोसाइटी, न्यायालय, सरकार, हर स्तर पर क्या कुछ हो सकता है आपके हिसाब से? हमारे देश को क्या ज़रूरत है इस समय? पंचोली जी ऑलरेडी एक पिटिशन कर रहे हैं इसको एबोलिश करने के लिए, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ कर रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट खुद भी सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। दरअसल पिछले 5 साल के अब्यूज़ को देख कर, ऐसा नहीं है, आप बार बार सही बोल रहे हैं कि खाली ये सरकार नहीं कर रही है। कुडांकुलम के एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट में 6000 लोगों के ऊपर, अननोन विलेजर्स के ऊपर, पूरे के पूरे गांव के ऊपर सेडिशन लगा है। किसी को भी उठा लो, जैसे आपने बोला, हैरासमेंट, दबाना, टेरराइज करना ही इसका मकसद है। और एक डेमोक्रेसी में आज के इन दिस डे एंड एज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बिल्कुल अंत में विराज मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है, अगर है कि इसके पीछे एक पैटर्न है, तो क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, इसमें बड़ी बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व हैं समाज की? क्योंकि उनको सिर्फ मीडिया, सिर्फ लेखक ही नहीं, बल्कि आप जो कह रही हैं कि जनता को भी एक तरह से, आवाम को भी एक तरह से कहीं ना कहीं कैद रखना है, कैद विद इन द कोर्ट की भाई आप इस दायरे से मत कीजिए, हम जो चाहते हैं, जिस तरह का विकास, हम जिस तरह की चीज़ चाहते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज ये सब देशद्रोह हो सकता है। 2 चीज़ें जो आपने बोला, थॉट पुलिसिंग करनी है, विचारों पे अंकुश लगाना है। दूसरा है कि राष्ट्र प्रेम क्या है उसको भी डिफाइन करना है। आप उससे अलग हट के अगर बोलना चाहते हैं कि आदिवासियों से प्रेम भी राष्ट्र प्रेम है, जल जंगल जमीन भी राष्ट्र प्रेम है, तो उसको उस पर भी अंकुश लगाना है, या सिलेक्टिवली एक ही ग्रोथ फेटिश वाला विकास का डेफिनेशन लेना है, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन जिसमें इंसान के बीच में एक इक्वालिटी हो, उसको भी नकारना है। हमारा समय बहुत सीमित है और अब हम पर मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, हमारे आईपीसी में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो इसको पूरा इलीगलाइज करने के बावजूद भी हेट स्पीच का केयर ले सकते हैं। 153A है जो हेट स्पीच के लिए है, जरूरी नहीं है हम इसी से ही, और बहुत लोगों पर 153 हुआ है। हाँ। जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस धारा की, वो भी बहुत सारे लोगों पर है। हाँ। 124A के साथ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप चारों लोगों ने आज की इस चर्चा में मैं समझता हूं महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, और इन पर सिर्फ स्टूडियो में नहीं, बाहर बहस होनी चाहिए। समाज के हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मीडिया नहीं, पूरा समाज अभिव्यक्त की आज़ादी और असहमति के अधिकार के लिए सक्रिय ढंग से सजग हो, वरना कुछ एक विघ्न संतोषी, खुराफाती, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ कॉरपोरेट हाउसेज और सर्वसत्तावादी मानसिकता वाले कुछ सियासतदान हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्रता का दायरा सीमित ही नहीं, हमारी बची खुची खूबसूरती और विविधता को भी खत्म कर देंगे। लोग एक ही तरह से सोचने, समझने, खाने, पीने, बोलने, लिखने और रहने को अभिशप्त हो जाएंगे, और फिर इसे ही आज़ादी मान लिया जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।